नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज एक अगला टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वह है लोक प्रशासन की प्रकृति। इस प्रकृति को समझाने के लिए इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है क्षेत्रगत प्रकृति और दूसरा है स्वरूपगत प्रकृति। इन दोनों ही बिंदुओं के माध्यम से ये जो अध्याय है उससे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। तो सबसे पहला जो है वो क्षेत्रगत प्रकृति है। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में किस प्रकृति के कार्य शामिल किए जाएं, मात्र प्रबंधकीय या उच्च स्तर से लेकर अधीनस्थ स्तरों तक के सभी कार्य, ये एक असमंजस की सी स्थिति है। तो ये जो दोनों दृष्टिकोण हैं उसमें जैसे पहला आया प्रबंधकीय दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन प्रबंध है। गुलिक के अनुसार प्रशासन अधीनस्थों से कार्य करवाने की एक पद्धति है जिससे कि निर्धारित उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें। इस तरह दृष्टिकोण पोस्ट कॉर्प का समर्थक भी हम इस दृष्टिकोण को कह सकते हैं और इसमें सिर्फ पोस्ट कॉर्प के कार्य ही आते हैं, जो कि पोस्ट कॉर्प के बारे में मैंने आपको पिछले अपने YouTube चैनल पर बताया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। इसमें उच्च प्रबंधक वर्ग या प्रशासक वर्ग ही संपन्न करता है। इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकृति के अंतर्गत जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत ये प्रशासन के उच्च स्तरों को ही शामिल करता है, क्योंकि उन्हीं का कार्य है कि किस प्रकार से नियोजन किया जाए, किस प्रकार से संगठन स्थापित किया जाए, उस संगठन को संचालित करने के लिए उनके कार्मिक वर्ग क्या होंगे, किस तरह से कार्य करेंगे, उनकी भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि की व्यवस्थाएं क्या होंगी, ये सब निर्धारण करने का जो कार्य है वो प्रबंधन का ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लोक प्रशासन की प्रकृति का प्रबंधकीय दृष्टिकोण है। और इसकी जो मान्यताएं हैं उसमें हम बता सकते हैं कुछ जो बिंदुवार इसमें बताया गया है। आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण की जो मान्यताएं हैं वो कुछ बिंदुओं पर आधारित है, जैसे प्रशासन और प्रबंध पर्याय हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रशासन, अगर हम कहते हैं कि हाँ प्रशासन या कहते हैं प्रबंधन, वो दोनों एक दूसरे पर्यायवाची शब्द हैं, क्योंकि प्रशासन का भी कार्य और उनसे कार्य करवाना होता है और प्रबंधन का भी कार्य होता है दूसरों से कार्य करवाना। और प्रशासन के अंतर्गत कार्यों की जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनकी क्रियान्विति से संबंधित ही होता है। जो दूसरा बिंदु इसका बताया है, प्रबंधन की जो मान्यता बताई है वो ये बताया है कि सर्वत्र ही प्रशासन की क्रियाएं एक समान होती हैं। कि जो उच्च प्रबंधन होता है, प्रबंधक वर्ग होता है या जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनके जो कार्य होते हैं वो सभी स्थानों पर समान होते हैं, उनकी प्रकृति समान होती है और उसी के द्वारा वो अपने अधीनस्थों से कार्यों को संपन्न कराते हैं। तीसरा जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है प्रकृति के संबंध में वह है कि सभी क्षेत्रों के प्रशासन एक ही है, चाहे निजी हो या सार्वजनिक। अर्थात अगर समान कार्य को लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों के द्वारा अगर संपन्न किया जाएगा तो दोनों में समानताएं पाई जाती हैं, दोनों ही समान होती हैं। उनकी प्रक्रिया चाहे वो लोक क्षेत्र के द्वारा क्रियान्वित कराया जाए और चाहे वो निजी क्षेत्र के द्वारा। एक अगला जो मान्यता है इस प्रबंधकीय दृष्टिकोण का, वो हम बता सकते हैं कि निचले स्तर की क्रियाएं प्रशासनिक क्रियाएं नहीं होती, क्योंकि प्रशासन उच्च स्तरीय होता है। उच्च स्तर के द्वारा ही कार्यों को संपन्न करवाया जाता है और उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करवाते हैं, उनकी क्रियान्विति करवाते हैं। इस जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है उसके पक्ष में कुछ जो तर्क दिए जाते हैं वो ये है कि प्रबंधकीय जो क्रियाएं हैं वो प्रशासन में, चाहे वो लोक क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, दोनों में समान रूप से ही पाई जाती हैं। जैसे यदि किसी उपक्रम की हम स्थापना करते हैं तो
उसी समान विषय पे अगर निजी क्षेत्र के द्वारा भी स्थापित की जा रही है, लोक क्षेत्र के द्वारा भी स्थापित की जा रही हैं, लेकिन तो दोनों की तकनीकी समान होगी। तो इसलिए जो प्रबंधकीय क्रियाएं हैं वो सभी में समान रूप से पाई जाती हैं। और दूसरा इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि यदि सभी क्रियाओं को शामिल करेंगे तो प्रत्येक क्षेत्र का एक विशिष्ट प्रशासन होगा, जैसे शिक्षा प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन और व्यावसायिक प्रशासन आपका, और लोक उपक्रम प्रशासन। तो इस तरह से सब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रशासन होता है। और इस प्रबंधकीय दृष्टिकोण जो प्रकृति को परिभाषित करने के लिए ये जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है उसके समर्थक हैं हर्बर्ट साइमन, स्मिथवर्ग, थॉमसन, ग्यूलेक, फेओल और मर्सन। और इसका अब हम इसकी प्रकृति को परिभाषित करने के लिए जो दूसरा दृष्टिकोण है, प्रबंधकीय दृष्टिकोण को तो स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा दृष्टिकोण है एकीकृत दृष्टिकोण। इसके अनुसार लोक प्रशासन सभी गतिविधियों का योग है। इसमें प्रबंधकीय भी होती हैं, लिपिकीय होती हैं, तकनीकी होती हैं, मानवीय होती हैं। सभी क्रियाएं प्रशासन का ही भाग होती हैं और उच्च स्तर से लेकर के निम्न स्तर तक सभी गतिविधियों का उद्देश्य प्राप्ति में समान योगदान होता है। इसमें अगर एक भी पक्ष अच्छी तरह से कार्य नहीं करे, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग प्रदान न करे, तो उस प्रशासन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना संभव नहीं होता है। अब एकीकृत दृष्टिकोण की जो मान्यताएं हैं उस पर भी हम थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे कि प्रशासन एक सामूहिक कार्य है। प्रशासन, अगर एक व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वो प्रशासन नहीं होता। प्रशासन में दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा जब मिलजुल करके किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तो उसे ही प्रशासन कहते हैं। इसलिए इसकी जो पहली मान्यता है वो यही है कि प्रशासन एक सामूहिक कार्य है। दूसरी जो मान्यता बताई है कि प्रशासन सिर्फ प्रबंधन ही नहीं है बल्कि उससे अधिक है। प्रबंधन ही नहीं बल्कि उस कार्य को संपूर्ण रूप से कुशलतापूर्वक संपन्न करवाना भी अनिवार्य है। और तीसरी जो मान्यता बताई है वह है प्रबंधकीय तकनीकों के स्थान पर पाठ्य सामग्री अधिक महत्व रखती है। पोस्ट कॉर्प के स्थान पर पाठ्य की जो विषय वस्तु है वो अधिक महत्व रखती है। तो इस तरह से इसकी मान्यताएं देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्पष्टता से इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। अगली मान्यता बताते हैं कि प्रशासन का हृदय निचले स्तर की विषय वस्तु है जहां प्रबंध को काम करना होता है। यहाँ ये बताया जाता है, इसका तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सिर्फ प्रबंधन करना ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि वास्तविक रूप में उसको क्रियान्वित किया जाना भी अनिवार्य है। अगली मान्यता यह है कि प्रशासन प्रबंधकीय, लिपिकीय, तकनीकी जैसी विभिन्न गतिविधियों का योग है। इसमें प्रत्येक गतिविधि अपना स्थान रखती है और प्रत्येक गतिविधियों का अपना एक महत्व होता है और उन सभी के सहयोग से ही एकीकृत रूप में ही लक्ष्य जब प्राप्त किया जाता है तो वही उचित होता है। और आखिरी जो ये बताया गया है कि प्रशासन क्षेत्रवाद पृथक पृथक होता है, जैसे शिक्षा का प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन, ये तो मैंने आपको भी पहले ही बता दिया। तो ये जो दूसरा दृष्टिकोण है, पहला तो आपने देखा प्रबंधकीय दृष्टिकोण और दूसरा जो दृष्टिकोण आपने देखा वो है एकीकृत दृष्टिकोण। और इसके पक्ष में ये तर्क दिया जाता है कि जो अधीनस्थ कार्मिक हैं उनकी जो उपस्थिति है वो सिद्ध करती है कि उनके कार्यों के लक्ष्य प्राप्ति में क्या भूमिका है। और प्रशासन को हमेशा ही सामूहिक कार्य माना जाता है। ये व्यक्तिगत कार्य नहीं होता बल्कि सामूहिक कार्य होता है जिसमें कि सभी लोग मिलकर के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये तो हो गया आपका दूसरा दृष्टिकोण। अब अगला जो दृष्टिकोण आता है लोक प्रशासन प्रकृति के संबंध में वह है स्वरूपगत प्रकृति। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पे अलग से क्वेश्चन भी आता है कई बार लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में कि लोक प्रशासन आखिर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, वो कला है या विज्ञान है। और इन दोनों के बीच में यह असमंजस की स्थिति
चलती रहती है। कुछ विद्वान हैं जो कि इसको कला मानते हैं और कुछ विद्वान हैं जो कि इसे विज्ञान मानते हैं। तो ये कला और विज्ञान के मध्य हमेशा विवादों में विवादित विषय है। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान में ये प्रश्न उठता है, चाहे वो लोक प्रशासन हो, चाहे इतिहास हो, चाहे अन्य विषय हो, उनमें एक कॉमन सा एक विवाद उठता है कि वह विषय कला है अथवा विज्ञान है। तो इन विवादों के विषय में भी दोनों की पहले हम परिभाषा को स्पष्ट करना चाहेंगे कि कला किसे कहते हैं और विज्ञान किसे कहते हैं। किसी भी वस्तु की सुंदरतम अभिव्यक्ति तो कला कहलाती है और किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। अब इन दोनों ही चीज़ों को मैं एक करके स्पष्ट करने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले मैं कला को बताऊंगी कि किस प्रकार से प्रशासन एक कला है। तो कला की जो विशेषताएं होती हैं उसमें जैसे सबसे बड़ी विशेषता होती है कि निश्चित एक कौशल होता है कि एक प्रशासक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्यों के जो निर्धारित लक्ष्यों को क्रियान्वित करने के लिए एक निश्चित कौशल को उपयोग में लाता है, एक निश्चित कला को उपयोग में लाता है और उस कला के माध्यम से ही वो औरों से कार्य करवाता है। दूसरी जो कला की विशेषता बताई जाती है वो है कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कला में जो निपुणता प्राप्त करने के लिए कलाकार को कल्पनाशीलता की जरूरत पड़ती है। अर्थात जो प्रशासक होता है वो देखता है कि वो कल्पना करता है किस प्रकार से कौन सी नीति अपनाई जा सकती है और नीतियों को किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाए कि वो लक्ष्य प्राप्त हो सके। तो ये कल्पनाशीलता होती है जो कि कला में प्रशासन में एक अनिवार्य तत्व भी होती है, जिसलिए कहा जाता है कि ये प्रशासन कला है। अगला बिंदु इसे बताया जाता है कि कुछ सिद्धांत जो निर्मित किए जाते हैं, तो कला में भी सिद्धांत होते हैं और उन सिद्धांतों को अपना करके ही एक कलाकार की भांति प्रशासनिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कला में सिद्धांत भी होते हैं और उन सिद्धांतों को उपयोग में ला करके लक्ष्यों को सुगमतापूर्वक, सरलतापूर्वक संपन्न किया जाने का प्रयास किया जाता है। अगली जो विशेषता बताई जाती है इसकी कला की वो है रुचि। कि कला को तो तभी ग्रहण किया जा सकता है जब व्यक्ति में उसमें रुचि हो। जब व्यक्ति की रुचि ही प्रशासन में नहीं होगी तो वो प्रशासन के कार्यों में रुचि जब नहीं लेगा तो प्रशासन को अच्छी तरह से क्रियान्वित नहीं कर सकता। इसलिए इसमें भी एक महत्वपूर्ण ये विशेषता है, आप कह सकते हैं। और अगली जो इसकी विशेषता बताई गई है अभ्यास। आप बचपन से ही आप लोगों ने एक कविता या दोहा सुना है जिसको कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। कि मतलब कोई भी व्यक्ति अगर जो प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासन से संबंधित अपने उत्तरदायित्व का निरंतर उपयोग कर रहा है, निर्वहन कर रहा है, तो धीरे धीरे वो उस कला में निपुण हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रशासन जो है कला है, क्योंकि धीरे धीरे अभ्यास करने से भी एक अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में अधिक अनुभव प्राप्त कर लेता है और उस अनुभव से प्रशासन को कुशलतापूर्वक संचालित करता है। अगली जो विशेषता बताई जाती है इसकी या जो भी मान्यताएं हैं इसमें कि कला में होती है जो कि वो है व्यक्तिकता। तो कला किसी व्यक्ति या समूह की व्यक्तिक विशेषता होती है। हम ये नहीं कह सकते कि मतलब हर कोई कलाकार नहीं होता, कोई कलाकार होते हैं, किसी में कुछ विशेषताएं होती हैं। जो कुछ तो ऐसे होते हैं जो बाद में सीखते हैं और कुछ जन्मजात प्रतिभाएं होती हैं और ऐसे लोगों के द्वारा ही जो जन्मजात होती हैं उनके द्वारा प्रशासन बहुत अच्छी तरह से संचालित किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं, जो मैंने भी आपको दोहा बताया, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, उसके आधार पर भी अपने क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करते हैं और इस तरह से अपने निर्धारित लक्ष्यों को सरलता से संपन्न करने का प्रयास करते हैं। अब जो अगला जो बिंदु आता है कि लोक प्रशासन की कला को विद्वानों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषित किया है। इसमें कुछ विद्वान हैं जिनमें कहेंगे आर.बी. टीट, एम.पी. शर्मा, ये लोग जो है लोक प्रशासन को ललित कला मानते हैं, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव सभी कुछ होता है और ये उच्च कोटि की कला होती है। तो कहते हैं कि जो प्रशासन है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विभिन्न प्रकार की कलाओं को उपयोग में लेते हैं।
अगला जो दृष्टिकोण है वो ये है कि प्रशासन एक कला है जिसे प्रशिक्षण से भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके समर्थक हमारे उर्विक साहब हैं, प्रशासनिक विद्वान, जो उनका ये मानना है कि कला को खरीदा नहीं जा सकता। और सुकरात ने ये कहा है कि प्रशासन की कला विशेष रूप से ग्रहण की जाती है। जैसे जूता बनाने के लिए मोची, फर्नीचर बनाने के लिए बढ़ई दक्ष होता है, उसी प्रकार से अगर प्रशासन को भी संचालित करना है, एक प्रशासनिक अधिकारी कार्य करते करते एक अच्छा और दक्ष प्रशासक बन जाता है। अगला जो दृष्टिकोण बताया है कला के उसमें वो है एल.डी. व्हाइट साहब हैं, जिनका ये कहना है कि लोक प्रशासन विज्ञान है या नहीं, यह भविष्य की बात है, लेकिन वर्तमान में निश्चित ही यह एक कला है, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं एक कलाकार की भांति ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। इसीलिए ज़्यादातर अधिकांश जो विद्वान हैं उन्होंने लोक प्रशासन को एक कला माना है। दूसरी तरफ एक वो आ जाता है विज्ञान का, जो कि कहते हैं कि नहीं, लोक प्रशासन विज्ञान नहीं हो सकता। तो विज्ञान नहीं हो सकता, उसके पीछे भी वो तर्क देते हैं। उनका ये मानना होता है कि लोक प्रशासन में प्रयोग नहीं किए जा सकते। लोक प्रशासन का जो प्रयोग, पहली बात प्रयोग नहीं किए जा सकते, तो उसका तर्क देते हैं जो कला मानने वाले समर्थक हैं लोक प्रशासन को। उनका ये कहना है कि नहीं, लोक प्रशासन में भी एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। कोई भी कर लगाना होता है, कोई भी परिवर्तन करना होता है, कोई भी संशोधन करना होता है, तो पहले वो छोटे स्तर पर लागू करके उसके पॉजिटिव और निगेटिव देखने का, एस्पेक्ट्स देखने का प्रयास किया जाता है, और उसके बाद उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाता है। तो इसलिए प्रयोग हो सकता है। विज्ञान मानने वालों का एक ये तर्क भी है कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि इसके जो निष्कर्ष हैं वो बदलते रहते हैं। तो जो कला मानते हैं उनका ये कहना है कि नहीं, लोक प्रशासन इस आधार पर कि उसके निर्णय परिवर्तित होते हैं, इस आधार पर उसे विज्ञान न माना गलत है। लोक प्रशासन विज्ञान है। क्यों? क्योंकि जब साइंस में भी कुछ समय के पश्चात जब उनके निर्णयों में परिवर्तन हो जाता है, अंतर आ जाता है, परिवर्तित होते रहते हैं, तो लोक प्रशासन के भी अगर निष्कर्ष परिवर्तित हो रहे हैं तो सिर्फ इस आधार पर उसे विज्ञान न मानना उचित नहीं है। इसलिए विद्वानों ने कहा कि नहीं, लोक प्रशासन विज्ञान है। तो इस तरह से दोनों ही बिंदुओं में हम ये देखते हैं कि लोक प्रशासन कला है या विज्ञान है। इसमें आपस में एक तरह से हमेशा बहस का मुद्दा बना हुआ रहता है। और निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो लोक प्रशासन है वो विज्ञान, जीव विज्ञान की भांति तो विज्ञान नहीं है, भौतिक विज्ञान की भांति विज्ञान नहीं है, लेकिन यह एक सामाजिक विज्ञान अवश्य है, और इसे सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में ही सम्मिलित किया जाना चाहिए। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।